ओके स्टूडेंट्स, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका आता है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी प्लैनेट्स का जो मोशन होता है। अब सपोज दैट कि यहाँ सन है और प्लैनेट कोई है। प्लैनेट जो भी रिवॉल्व करेगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और सन ऐसे ही सिचुएटेड होगा कि ऐसे लगेगा कि सन उसके एक फोकस पे होता है। तो आप इसके तीनों लॉ देख लेते हैं कैप्लर्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, एक्चुअली जिस पाथ पे प्लैनेट रिवॉल्व करेगा उसी को ऑर्बिट कहते हैं। तो अल्लाह क्या लिखा हुआ है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। मीन्स जितने भी प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं, सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसमें सन उनके एक फोकस पे होता है। सेकंड देख लेते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, अ लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स यहाँ देखते हैं, सपोज दैट कि प्लैनेट टी सेकेंड में, कितने टाइम में, टी टाइम में ए से बी तक रिवॉल्व करता है, तो एरिया जो बनेगा सन से वो ये बनेगा, बी क्या बनेगा, ए एस बी। ठीक है, और फिर वही इसी टाइम टी में पॉइंट सी से ये बी डी तक रिवॉल्व करता है, तब एरिया बनेगा सी एस टी। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि टाइम इक्वल है तो इक्वल टाइम में ये एरिया इक्वल स्वीप करेगा, यानी ए एस बी इज इक्वल टू सी एस टी होना चाहिए। ठीक है, ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स का मतलब जैसे कोई प्लैनेट है ये वन राउंड कवर करेगा तो वो उसका टाइम पीरियड होता है। तब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का स्क्वायर, जो प्लैनेट की डिस्टेंस होगी सन से वो हर एक पॉइंट पे बदलती चली जाएगी, तो उसका मीन निकाल लें। तो प्लैनेट की मीन डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर प्लैनेट की सन से डिस्टेंस जो होगी उसके मीन के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। इज इट क्लियर ना? तो तीनों लॉ हो गए। कैप्लर्स लॉ में अब हम पढ़ेंगे जो थर्ड लॉ हमने पढ़ा था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे यहाँ। लेकिन डेरिवेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो ऑर्बिट आपका होगा उसको सर्कुलर ऑर्बिट मान के चलेंगे। सपोज दैट कि सन है, इसके सर्कुलर ऑर्बिट पे एक प्लैनेट मूव कर रहा है जिसका मास m है, सन का मास कैपिटल M सफिक्स में s लिखा गया, डिस्टेंस r है। तो अब सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या होगा, रेडियस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जब सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, और सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब ये प्लैनेट इस पे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगा रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगा रहा होगा। तो एक्चुअली दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही बॉडीज़ के बीच लग रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्रोवाइड बाय द सन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द प्लैनेट। तो दोनों की वैल्यू हमने लिख दी है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। अब वी क्या होता है, टाइम पीरियड में अगर हम सॉल्व करें तो टाइम पीरियड होता है जो एक पूरा ये राउंड घूमने में, पूरा राउंड घूमने में सरकमफ्रेंस कंप्लीट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई आर। तो वी नो दैट कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टाइम क्या है, टाइम पीरियड, यानी वी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमने वी स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब टी स्क्वायर को हमने ट्रांसपोज किया है लेफ्ट साइड में, बाकी सब एक साइड में। यहाँ आप देखेंगे आर क्यूब को अलग किया, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट होता है और मास ऑफ सन कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होता। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसको हमने के मान लिया। कांस्टेंट हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनल लग जाता है, और यही आपका थर्ड लॉ होता है कैप्लर्स का। नाउ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखते हैं। न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके मासेस सपोज दैट कि m1 m2 उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ हमने m1 m2 माना है, यानी F जो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स वो m1 इंटू m2 के प्रोपोर्शनल, या फिर F प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के, जहाँ r क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। दोनों को कंबाइन करें तो वैल्यू आती है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट बढ़ जाता है, कैपिटल जी। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर -2।
जी यहीं रहने दें। एफ होता है न्यूटन में, आर स्क्वायर इधर लेके जाए तो मीटर स्क्वायर, m1 m2 किलोग्राम किलोग्राम यानी किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन निकालना हो तो न्यूटन का डायमेंशन होता है यानी फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, मीटर यानी लेंथ है तो एल स्क्वायर हो गया, किलोग्राम यानी मास है तो मास पावर -2 हो गया। इकट्ठा कर लेते हैं, ये आपका डायमेंशन आ जाता है जी का, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। स्मॉल जी यानी ग्रेविटी, स्मॉल जी यानी ग्रेविटी। तो एफ हमने अभी पढ़ा है। सपोज दैट कि एक अर्थ है, अर्थ का मास me मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ me मान लीजिए, और एक कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होगी, स्मॉल जी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान के चलेंगे, जो रेडियस होगा अर्थ का। तो अब जो आपके पास F आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, F क्या आएगा, m1 हो गया आपका m और m2 हो गया me, यानी me इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर, me इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर। साथ में ग्रेविटी अगर यहाँ g है तो जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का, यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ग्रेविटी जो लगेगी वो वेट के बराबर हो जाएगा। और वेट क्या होता है, mg होता है। दोनों ही फोर्स हैं तो दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और स्मॉल जी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो स्मॉल जी क्या आया, जी me अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि सभी की वैल्यू फिक्स होती है, जी की वैल्यू आपको मालूम है 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ मालूम होता है 6.4 इंटू 10⁻6, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 यानी 6400 किलोमीटर। वैल्यू रख करके हम सॉल्व करते हैं तो जी की वैल्यू आ जाती है 9.81 समथिंग। अब स्मॉल जी का वेरिएशन देख लेते हैं। वेरिएशन मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर या अर्थ सरफेस से डेप्थ पे जाने पर। तो पहले अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर यानी इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड देख लेते हैं। पहले अर्थ सरफेस की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा है जहाँ ग्रेविटी स्मॉल जी है, तो रिलेशन क्या बनेगा, एम जी इज इक्वल टू जी me m अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ m होगा ऑब्जेक्ट का मास, m ही होगा अर्थ का मास। ये अभी हमने रिलेशन में पढ़ा था, ठीक है। यानी जो ग्रेविटी आपकी लगेगी वो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बराबर हो जाता है दोनों। यहाँ एक क्वेश्चन 1 आ गया। अब सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट को हम रेज कर रहे हैं h हाइट पे, तो अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच। तो जो डिस्टेंस हमने आर ई रखा था यहाँ आर ई प्लस एच रख देंगे, ठीक है। और इस हाइट पे हम मान लेते हैं ग्रेविटी जी डैश हो गई है, तो यहाँ जी की जगह पे जी डैश हो जाएगा। 2 इक्वेशन मिल गए। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। एम एम कैंसिल आउट, जी एम ई एम कैंसिल आउट, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आर स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। नीचे वाली क्वांटिटी से आर ई कॉमन लेंगे तो स्क्वायर लगाए तो आर ई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ आर ई है नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके कॉमन लेना होता है, तो मल्टीप्लाई किए वो कॉमन, अपॉन में डिवाइड बच गया। आर ई स्क्वायर आर की ई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो जी डैश हमारा आ गया जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। ये कोई एक क्वांटिटिव वैल्यू है जो 1 से ग्रेटर देन है, 1 से ग्रेटर वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्वांटिटी और बड़ी हो जाएगी, और जी से जब डिवाइड करेंगे किसी डिजिट में तो जी कम हो जाएगा, ठीक है। यानी जी डैश क्या आ जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी जी की। मीन्स एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सेकेंड हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ, ठीक है। सपोज दैट ये अर्थ है, अर्थ सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ का रेडियस क्या होता है, आर ई, ये पूरा रेडियस हो गया। यहाँ ग्रेविटी जी, तो रिलेशन हमारा आता है एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ एम होगा ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। अब यहाँ जो मास आया है, वी नो दैट कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अर्थ की डेंसिटी अगर हम रो मान लें तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अर्थ कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेयर का क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर ई क्यूब हो जाएगा, पाई आर ई क्यूब इंटू रो डेंसिटी रख देंगे। यहाँ हमने एम ई की यही वैल्यू पुट कर दी है। आर ई स्क्वायर आपका नीचे है तो आर ई स्क्वायर से आर ई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर ई बचेगा, ये वैल्यू आ गई। अब मान लें कि इसी ऑब्जेक्ट को हम डेप्थ पे लेके जा रहे हैं, एच डेप्थ हम लेके आए हैं, तो अब सेंटर से कितनी डिस्टेंस बचेगी, ये आर ई में से एच माइनस कर देंगे, आर ई माइनस एच, ये रेडियस हो जाएगा। और ये स्फीयर आपके पास बचेगा, ये स्फीयर बचेगा, तो इसका हम निकाल लेते हैं मास। मास क्या होगा इसका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम लेंगे यानी 4/3 पाई। अब आर आपका रेडियस कितना आ गया, आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो अब इस डेप्थ पे अगर हम ग्रेविटी जी डैश मान लें तो एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डैश, यहाँ हम मास मान ले रहे हैं इस स्फीयर का, इंटू एम अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर ई माइनस एच है। एम ई डैश हमने निकाल लिया,
वॉल्यूम आएगा इस सरफेस का, ठीक है, और डेंसिटी रख देंगे, वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर लिया, जी डैश की वैल्यू आ गई। अब जी डैश अपॉन जी करेंगे तो 4/3 जी पाई और ये रो, 4/3 जी पाई रो कैंसिल आउट, आर ई माइनस एच अपॉन आर ई बचा, ठीक है। अब आर ई डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, एच अपॉन आर ई माइनस में इंटू जी। ये वैल्यू 1 से क्या है, लेस देन है। 1 से कोई वैल्यू अगर कम है, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी, यानी जी डैश की वैल्यू आपकी लेस देन हो जाएगी जी से। मीन्स एज वी गो बिलो द अर्थ सरफेस जी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग।